हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम पारसी वाइसी शैली 1792 से 1822 जो इनका लाइफ स्पैन होता है, आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। और इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी जेआईसी एलटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में हम पीवी शैली को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु कॉल्ड किड्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुल्ड रिनाउन? किसने किड्स को कहा? किड्स की लाइनें ये किसने कहीं? वर्ड्सवर्थ, कॉलरी, शैली, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीवी शैली ने कहा था। पीवी शैली ने ये लाइनें क्या कही थी, उसका मतलब क्या होता है? इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, अपूर्ण प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी। ठीक है ना। और ये लाइनें कहाँ कही थी उन्होंने? आपको पता होगा कि जो पीवी शैली थे, इन्होंने जॉन किट्स की डेथ पर क्या लिखा था? एडोनाइस, पोस्टोरल एलजी लिखा था, एस्टोनाइस इसका नाम था। उसमें ये लाइनें कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडोनाइस एंड एलजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, इट वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इन 1821। मैंने जॉन कीट्स के वीडियोज़ में भी करवाए थे, जॉन कीट्स के जब क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें करवाया था। 1821 में लिखा था इन्होंने। ठीक है। और किसके डेथ पर था आपको पता है? जॉन कीट्स। पीवी शैली, जॉन कीट्स, एसटी कॉलेज, ये सभी कंटेम्प्रेरी पोएट हैं। विलियम ब्लेक इनके साथ, तो ये सभी हैं। लॉर्ड बायरन, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द पोएटिक ड्रामा रिटन बाय शैली? इनमें से कौन पोएटिक ड्रामा है जो शैली के द्वारा लिखा गया है? क्वीन मैव, प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनाइस, एलास्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोमेथियस अनबाउंड। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक पोएटिक ड्रामा है, प्रोमेथियस अनबाउंड, जिसको लिखा था पीवी शैली ने। ध्यान रखिएगा। और प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है? एक पोएटिक ड्रामा है और सबसे पहले पब्लिश्ड होता है 1820 में। कब पब्लिश्ड होता है? 1820 में पब्लिश्ड होता है। और इसमें क्या है, ये आपको पता है ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है ना। और वो कौन व्यक्ति था? प्रोमेथियस ही था। ध्यान रखिएगा। और जो ग्रीक माइथोलॉजी में ये व्यक्ति था प्रोमेथियस, इसी पर बेस्ड करके लिखा गया है। और हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव फायर टू ह्यूमैनिटी, फॉर विच ही इज सब्जेक्टेड टू इटर्नल पनिशमेंट एंड सफरिंग एट द हैंड ऑफ ज्यूस। आपको पता है कि प्रोमेथियस जो था, इसको जो है, इसने ह्यूमैनिटी के लिए फायर दी है ना, फायर दिया था। अब इसकी वजह से इसको क्या कर दिया था? इसको पनिशमेंट दिया गया था, तो बांध दिया गया था, इसीलिए, है ना। तो जब इसको बांधा गया था, तो इसी वजह से जब ये पोएटिक ड्रामा लिखा जाता तो इसको अनबाउंड कर दिया जाता है, यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड। तो हमारा ये जो पोएटिक ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड, रिटन बाय पीवी शैली 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट डज पीवी शैली डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग लाइन? इस लाइन में पीवी शैली क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई हैव फॉलन अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड, अ हैप्पी लाइफ, अ मिजरेबल लाइफ, अ सिटी लाइफ, अ रोमांटिक लाइफ। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिजरेबल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं, पहले मतलब समझ लेते हैं। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये लाइन जो लिखी गई है, ये किस में है, किस में से ली गई है? जो पीवी शैली की सबसे फेमस ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है। ओड टू द वेस्ट विंड से ली गई है। ठीक है ना। और इसका मतलब हुआ ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, वो कहते हैं मुझे वेव, तरंगों की तरह उठा लो, अ लीफ, पत्तियों की तरह, क्लाउड, बादलों की तरह, आई हैव फॉलन अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, है ना।
आई हैव फॉलन, यानी कि मैं गिरा हूँ, थ्रोन्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, यानी कि वो अपनी मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल लाइफ से बहुत मतलब बहुत परेशान थे। तो इस तरीके से इसमें वो लाइनों के द्वारा अपनी खुद की व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। तो मिजरेबल लाइफ को दिखाया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो पीबी शैली हैं वो अपनी जीवन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, भटकते हैं। तो इस तरीके से ये ही वांटेड टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम द चेन ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल जो स्लेवरी थी, उन सब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड द माइंड इन क्रिएशन टू अ फेडिंग कोल? वर्ड्सवर्थ, कॉलिंज, शैली, किट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैली ने लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है कि जब कोई कवि रचना कर रहा होता है किसी कविता की, तो जो प्रेरणा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे बुझता हुआ जो कोयला होता है वो अपनी चमक, यानी कि फेडिंग कोल, वो अपनी चमक को खो देता है। और ये लाइनें पीबी शैली कहाँ लिखते हैं? आपको पता होगा पीबी शैली ने क्या लिखा था? अ डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन इन 1821। 1821 में इन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी थी, जो कि इनके मरने के उपरांत 1840 1840 में पब्लिश्ड होती है। ठीक है ना? उसमें ये क्या करते हैं, ये चीज़ें लिखते हैं। डिफेंस ऑफ पोइट्री इन रिस्पॉन्स टू एन एसे द 4 एज ऑफ पोइट्री रिटन बाय फ्रेंड थॉमस लॉ पिकॉक। इन्होंने किसके डिफेंस में लिखा था? आप ध्यान रखिएगा, थॉमस लॉ पिकॉक जो थे इनके फ्रेंड, द 4 एज ऑफ पोइट्री लिखी थी, उसके डिफेंस में इन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोइट्री दस मेक्स इमोर्टल ऑल दैट इज बेस्ट एंड ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। हु सेड दिस? पीबी शैली, एस.टी. कॉलिंज, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीबी शैली ने कहा था। पीबी शैली ने क्या कहा था? इस लाइन को इन्होंने फिर से डिफेंस ऑफ पोइट्री में ही कहा था, ध्यान रखिएगा, डिफेंस ऑफ पोइट्री। इनका कहना था कि जो पोइट्री होती है वो दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीज़ों को भी क्या करती है? अमर बना देती। इमोर्टल का मतलब अमर कर देती है। और आपको पता है कि 1821 में डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा था, उसी में शैली ने बहुत सारी पोइट्री के बारे में चीज़ों को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेड पोइट्री लिफ्ट्स? ध्यान रखिए, पोइट्री लिफ्ट्स द वेल एविल फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ड एंड मेक्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे वर नॉट फैमिलियर। किसने कहा? एस.टी. कॉलिंज, पीबी शैली, जॉन कीट्स या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो ऑप्शन नंबर जो 6 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीबी शैली ने कहा। इस लाइन को पीबी शैली ने कहा डिफेंस ऑफ पोइट्री में। और ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या होता है? पोइट्री लिफ्ट द वेल, वेल ध्यान रखिएगा, वेल मीन्स होता घूंघट या पर्दा, फ्रॉम द हिडन ब्यूटी ऑफ द वर्ड एंड मेक्स फैमिलियर ऑब्जेक्ट बी एज इफ दे वर नॉट फैमिलियर। कविता दुनिया की छिपी हुई जो सुंदरता है, सुंदरता से पर्दा हटाती है और परिचित वस्तुओं को ऐसा बना देती है जैसे कि वो अपरिचित हों। ये लाइनें किसने कही थी? पीबी शैली ने कही थी डिफेंस ऑफ पोइट्री में। ध्यान रखिएगा, आपको अलग अलग क्वेश्चन, और ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी डीएसएसबी टीजीटी या पीजीटी हो, सभी से कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है राजस्थान पीसीएस में। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंसीडर्स शैली एज अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन।
शैली किसने कंसीडर किया था, यानी कि शैली के लिए लाइनें किसने की थी? वाल्टर पेटर, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, नन ऑफ द अबव। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लाइनें किसने कही थी? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही थी। मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि शैली डिड नॉट टेस्ट द सक्सेस एंड फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। हिज पोइटिक अचीवमेंट स्टेडली ग्रू आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी जो पोइटिक एबिलिटी थी उनके मरने के बाद ग्रू, है ना। शैली की कविताएं कहते हैं कि बहुत सुंदर थी, लेकिन उनके जो विचार थे अव्यवहारिक और वास्तविकता से दूर थे। इसलिए उन्होंने शैली को क्या कहा? इसका जो मतलब होता है सुंदर लेकिन अप्रभावी फरिश्ता। जो क्या है? जो शून्य में यानी कि व्यर्थ में ही क्या कर रहा है? चमकदार पंखों से अपने फड़फड़ा रहा है। इस लाइन का मतलब होता है। इसलिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये बातें पीबी शैली के लिए कही थी कि वो व्यर्थ में ही फड़फड़ा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है, वो अप्रभावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु क्रिटिसाइज पीबी शैली वेहेमेंटली इन द मॉडर्न एज? किसने पीबी क्रिटिसाइज किया पीबी शैली को? ध्यान रखिएगा। वेहेमेंटली इन द मॉडर्न एज, रॉबर्ट ओवेन, एफ.आर. लेविस, मैथ्यू आर्नोल्ड, लुइस मैकनीज। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ.आर. लेविस ने ये लाइनें कही थी। ध्यान रखिएगा, वेहेमेंटली इन द मॉडर्न एज, इसका जो मतलब होता है कि शैली की जो कविता है उसमें बौद्धिक गहराई का अभाव था, उसमें अत्यधिक भावुकता झलकती है और वास्तविकता पर उनकी जो पकड़ थी वो कमज़ोर थी। ये तर्क दिया था एफ.आर. लेविस ने। आपको पता है कि ये 20वीं सेंचुरी के, है ना, 20वीं सेंचुरी के एक क्या हैं? ब्रिटिश साहित्यिक आलोचक हैं एफ.आर. लेविस, ठीक है ना। और अपने निबंध जो इनकी थी उसमें 1935 में स्क्रूटनी में और बाद में 1936 में रिवॉल्यूशन में प्रकाशित किया था। और उसमें ये लाइनें वो कहते हैं किसके लिए? पीबी शैली के लिए। और ये भी कहते हैं कि जो शैली की जो कविता है जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, है ना, लगभग जो ये कविता है ये काफ़ी पठनीय पाया, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा गया। तो इस तरीके से जो कहते हैं कि इनमें बौद्धिक शैली तो थी लेकिन जो है थोड़ा ये भावुकता इनके अंदर ज़्यादा थी। तो एफ.आर. लेविस का ये कथन है। इस तरीके से मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कहा था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी इनकी आलोचना ऐसे की कि इनको एक सुंदर और अप्रभावित देवदूत करार दिया जो कि बिना पंखों के ही ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। तो इस तरीके से इन पर कई सारे कमेंट इस तरीके से इन्होंने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज वर्जनली टाइटल एज लियोन एंड सिथना? ये क्या है? ये वर्क है जो कह रहे हैं इसका टाइटल क्या है, यानी कि एक और टाइटल लियोन एंड सिथना का। तो क्या है? ओड टू द वेस्ट विंड, द मास्क ऑफ एनार्की, प्रोमीथियस अनबाउंड, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। ये लियोन एंड सिथना का अनदर टाइटल है। और जो ओरिजिनल टाइटल क्या है? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज ओरिजिनली टाइटल एज लियोन एंड सिथना। और ये कब लिखा गया? ध्यान रखिएगा। तो पहले ये 12 कैंटोज में है, ठीक है ना, कंपोज बाय पीबी शैली 1817। पीबी शैली के द्वारा 1817 में कंपोज किया गया, यानी कि लिखा गया था। और इसी को क्या कहते हैं? द रिवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी। इसी वर्क को, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के वर्क को और क्या कहते हैं? द रिवोल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर। जॉन कीट्स के कुछ वर्क्स हैं और उनके पब्लिकेशन ईयर। इसमें शैली के भी कुछ वर्क हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है। एंडीमियन 1818, द पॉट ऑफ बासिल 1820, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस 1820, क्यून मैव 1813। तो इसमें ऑड पेयर कौन सा है? ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जो है ये यूपी पीजीटी के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2021 यूपी पीजीटी, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी क्वीन मैव, ये ऑड पेयर है, ध्यान रखिएगा। एंडेमियन करेक्ट है 1818, तो पॉट ऑफ बेसिल 1820, द यू ऑफ सेंटेगनिस 1820, लेकिन जो क्वीन मैव है इज रिटन बाय पीबी शैली। ये तीनों तो जॉन कीट्स के, लेकिन ये किसकी है? पीबी शैली की है। ये पीबी शैली की है, पब्लिश्ड इन 1813, और 1813 में ही पब्लिश्ड हुआ, ये भी सही है। इन 9 कैंटोज विद 17 नोट्स, ठीक है ना। अब पूछा गया था कि ऑड पेयर, क्योंकि ये सभी किसके हैं? जॉन कीट्स के हैं, तो जो क्वीन मैव है ये पीबी शैली की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट फॉर सैलीज वर्क? सैलीज वर्क के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट नहीं है? सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड, सैलीज ओड टू द वेस्ट विंड हैज़ बीन रिटन इन टेरिजरीमा, फर्स्ट है। एडोनाइस इज अ वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। हेलास is a lyric drama inspired by the possibilities of Greek revolt. Shelley's The Triumph of Life is a dream poem and unfinished work. क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडोनाइस इज अ वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन। नहीं, आपको पता है एडोनाइस किस पर लिखा गया था? कई बार मैंने वर्ष में करवाया है, तो आपको पता होगा ये जॉन कीट्स की डेथ पर ही लिखा था 1821 में। किसने लिखा था? हमारे राइटर पीबी शैली ने ही लिखा था, और 1820 में लिखा था जॉन कीट्स की डेथ पर, ध्यान रखिएगा। विलियम गॉडविन नहीं, विलियम गॉडविन तो इनके फादर इन लॉ थे, यानी कि ससुर थे। इनकी बेटी से शादी क्या हुई थी, ये एलोप्ड हो जाते हैं दोनों, है ना। तो विलियम गॉडविन एक फिलोसफर थे और इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनके करीब आते हैं, फिर इनकी बेटी से इनका अफेयर हो जाता है और दोनों ही एक साथ भाग जाते हैं। तो इस तरीके से विलियम गॉडविन पर नहीं लिखा गया, ये जॉन कीट्स पर लिखा गया। बाकी सैलीज का ओड टू द वेस्ट विंड टेरिजरामा में है ही। हेलास द लिरिक ड्रामा इंस्पायर्ड बाई पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रीक रिवोल्ट, ये भी सही है। ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो है शैली का, ये भी क्या है? एक ड्रीम पोएम है और अनफिनिश्ड वर्क है, ध्यान रखिएगा, अनफिनिश्ड वर्क है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, विलियम गॉडविन नहीं, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज इंस्पायर्ड बाय सैलीज डिस्गस्ट एज द सो कॉल्ड पेटरलो मैसाकर? जो सैलीज का एक डिस्गस्ट, यानी कि आप ये कहेंगे कि बहुत ही खतरनाक जिसको कह सकते हैं, डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणित, पेटरलो मैसाकर पर कौन सा मतलब इंस्पायर्ड है? ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, मास्क ऑफ एनार्की, ओड टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस अनबाउंड। 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द मास्क ऑफ एनार्की। ये क्या है? इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम रिटन इन 1819 में लिखा गया है, पीबी शैली ने लिखा है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? फॉलोइंग द पेटरलो मैसाकर ऑफ दैट ईयर, है ना, इट इज़ परहेप्स द फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस पोम वाज नॉट पब्लिश्ड इन द एग्जामिनर जो पत्रिका थी उसमें पब्लिश्ड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो पेटरलो मैसाकर जो थी वो क्या है, किससे इंस्पायर्ड है? द मास्क ऑफ एनार्की से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पीबी शैली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Thou lovest but never knew love sad satiety, ठीक है। द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये जो लाइन लिखी गई वो कहाँ से ली गई? द लव लॉस्ट लव, लव ए रिडेम्पशंस मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेसिनल, टू आई स्काईलार्क। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू आई स्काईलार्क से लिया गया है। ये पीबी शैली की रचना है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू, यानी कि जो कहते हैं प्यारी, टू स्काईलार्क को ही कोट करते हुए कहते हैं कि प्यारी चिड़िया बट नेवर न्यू लव सैड सैटिटी, यानी कि जो बर्ड है
कहते हैं द स्पीकर इमेजिन्स दैट द बर्ड कैन फील लव बट नॉट द सैड फीलिंग्स वो नहीं समझ पा रही है। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? टू अ स्काई लार्क से ली गई है। पीबी शैली की रचना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई पर्सी वाइसी शैली? इसमें से कौन पीबी शैली के द्वारा नहीं लिखा गया? नॉट रिटन, ओzymandias, क्रिस्टाबेल, ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क। जो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्रिस्टाबेल है ये नहीं, ओzymandias पीबी शैली ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। कब? 1818 में। पीबी शैली ने कब लिखा था? 1818 में। ओ टू द वेस्ट विंड फेमस है इनका 1819, पता है आपको, 1819। टू अ स्काई लार्क 1820। इस पोएम के बारे में हमने तो पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये जो क्रिस्टाबेल है ये पीबी शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टाबेल सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? एस टी कॉलरिज ने, ध्यान रखिएगा। और क्या है? यह कविता 2 भागों में लिखी गई थी, जिसका पहला भाग 1797 और दूसरा 1800 में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। 1798 और 1800 में लिरिकल बैलेट्स भी आते हैं, लेकिन इसे जो औपचारिक रूप से इन्होंने प्रकाशित नहीं किया था वो 1816 तक नहीं किया था, इसके बाद ये आती है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? क्रिस्टाबेल और एक जेराल्डिन नामक पात्र है, ठीक। और इस तरीके से जो ये क्रिस्टाबेल है केवल किसकी रचना है इसमें से? एस टी कॉलरिज की, बाकी ये सभी पीबी शैली के हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डोस्ट कंसिक्रेट विद दाइन ऑन ह्यूज ऑल दाउ डोस्ट साइन अपॉन अ ह्यूमन थॉट और फॉर्म, वेयर आर्ट दाउ गॉन? ध्यान रखिएगा, ये लाइनों को ध्यान रखिएगा। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम शैलीज। अब ये लाइनें शैली की कहाँ से ली गई? ओडाइनिस, द क्लाउड, ओ टू द वेस्ट विंड, हेमन टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हेम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि इस कविता में एक अदृश्य जो सुंदरता की भावना है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी, इसको संबोधित करने और वो पूछते हैं कि ये भावना जो है, जो मानव विचारों और रूपों को अपनी सुंदरता से क्या करती है? कंसिक्रेट करती है, यानी कि पवित्र करती है। आखिर कहाँ चली गई है और क्यों हमें अकेला छोड़ जाती है? ये इस लाइन का मतलब हुआ। और ये कहाँ आती है? हेम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी में। ये पीबी शैली के द्वारा लिखित एक पोएम, आपको पता है 1816। कब लिखी गई थी? 1816 में। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है एडोनिस, द क्लाउड, ओ टू द वेस्ट विंड, ये सभी किसने लिखा है? पीबी शैली ने लिखा है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियोस में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।